गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने इससे पहले जो सीरीज़ खत्म की थी, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी की ही सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ था कि प्लाज़्मिड क्या होता है, लिसोज़ोम क्या होता है। मैंने आपको डिटेल में बताया है कि 2 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन्स आते हैं, 4 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब के आपके टाइम में आपका 7 मार्क्स का हो गया है और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के हो गए। तो आप बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को सुनिएगा कि आपके कौन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कौन से 7 मार्क्स के, कौन से 2 मार्क्स के हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को अच्छा नहीं कर पाते। तो मैं पूरा क्लियर बताऊँगी आपको हर एक सीरीज़ में, हर एक वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है? तो आज जो हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है सेल ऑर्गेनल, क्योंकि हमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन भी हम सेल ऑर्गेनल के ही अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद लाइसोसोम, ईआर सभी तरह के सेल ऑर्गेनल के बारे में भी पढ़ना है। तो हर एक सेल ऑर्गेनल पे हमें एक-एक अलग-अलग से वीडियोज़ बनाऊँगी ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे से नोट्स बना पाएँ और ये भी समझ पाएँ कि वो 2 मार्क्स में कैसे लिखना है। वैसे हमेशा सेल ऑर्गेनल से जभी भी क्वेश्चन्स आए हैं हमेशा आपका 7 या 10 मार्क्स में ही आया है। तो आप इसको बहुत फ़ोकस अच्छे से करिएगा क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन्स तो मिल ही जाएँगे, एक लॉन्ग में और एक आपका 7 मार्क्स वाले में, ठीक? तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी चीज़ नहीं आएगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको डिटेल में बताइएगा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में। जभी भी हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल की तो हमें सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमने कभी सुना है कि कुछ कभी-कभी क्वेश्चन्स आते हैं कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो हमें ये समझना है कि जब मेम्ब्रेन नहीं है तो उनको क्या कहते हैं, ठीक? और उसमें हमें ये भी समझना है कि उस एमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल के अंदर जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, उसके अंदर कौन-कौन से सेल ऑर्गेनल आते हैं, ठीक है? दूसरी बात कि जो मेम्ब्रेन जिनके पास पाई जा रही है, उनमें भी 2 कैटेगरी पाई जाती है। किसी के पास हो सकता है सिंगल मेम्ब्रेन, किसी के पास हो सकता है डबल मेम्ब्रेन हो, ठीक है? तो हमें ये क्लियर रखना है कि डबल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन और एक ट्रिपल मेम्ब्रेन भी सेल ऑर्गेनल है, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। वैसे वो ट्रिपल मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते, लेकिन उसे हम ट्रिपल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल के नाम से बुला सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन सुना था, लेकिन हम आपको ट्रिपल मेम्ब्रेन के भी बारे में बताएँगे, ठीक है? तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मेम्ब्रेन भी कई टाइप की होती है। जो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं, उनके पास मेम्ब्रेन डबल भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है और ट्रिपल भी हो सकती है। तो आज हमें डिस्कस करना है कि कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन से सिंगल। आज की क्लासेस में सिर्फ आपको ये याद करना है कि कौन से सेल ऑर्गेनल हैं और कौन से एमेम्ब्रेनस हैं, कौन से मेम्ब्रेनस है, किसके पास मेम्ब्रेन है, किसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो हमें बस आज के टाइम में ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम बस ये अपने थ्योरी एग्ज़ाम में भी बनाएँगे, जभी भी सेल ऑर्गेनल पे क्वेश्चन्स आएँगे, तो आपकी कॉपी भरने के लिए आपको हेल्प मिलेगी, ताकि आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो, उस चीज़ को फुलफ़िल भी कर सको क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में आपकी कॉपी भी भरनी ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो हम उसका भी ध्यान रखते हुए इस फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो हमें आज की क्लास में सिर्फ ये याद रखना है कि कौन-कौन से सेल ऑर्गेनल किस-किस कैटेगरी में आते हैं, कौन-कौन से डबल मेम्ब्रेन है, कौन-कौन से सिंगल मेम्ब्रेन है और कौन-कौन से ट्रिपल मेम्ब्रेन है और कौन-कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। तो हम इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम सेल ऑर्गेनल की बारे में, ठीक? तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे हो सकता है आपको एक्स्ट्रा इसमें मिले, तो वीडियो में आप रोक के उसको कंटिन्यू करके लिख सकते हो उसको नोट्स बॉक्स में, ठीक है? तो आप लोग इसको लिखिएगा। सेल ऑर्गेनल की जभी भी बात करते हैं, तो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेल ऑर्गेनल जो है वो कहाँ प्रेज़ेंट होता है। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जभी भी हम सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा साइटोप्लाज़्म और साइटोसोल में डिफरेंस होता है। जब हम साइटोप्लाज़्म की बात करते हैं, ये भी आ सकता है, साइटोप्लाज़्म की बात जब हम बात करते हैं, तो साइटोप्लाज़्म के अंदर आपका सेल ऑर्गेनल, ठीक है? और आपका साइटोसोल दोनों ही पाया जाता है। जभी भी हम किसी सेल को ड्रॉ करते हैं, है ना? जभी भी हम तो हमेशा पढ़ते हैं प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज़्म है, राइट? हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले कि जो सेल ऑर्गेनल है वो कहाँ प्रेज़ेंट होता है। हमेशा याद रखिएगा साइटोप्लाज़्म में प्रेज़ेंट होता है। साइटोसोल में कभी नहीं बोलेंगे कि सेल ऑर्गेनल, कभी भी ये नहीं बोलना है कि साइटोसोल में प्रेज़ेंट होता है, क्योंकि साइटोसोल में हमेशा आप सेल ऑर्गेनल को माइनस कर लीजिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? साइटोसोल। तो हम हमेशा बोलते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है
ग्लाइकोलिसिस भी आपने पढ़ा हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा साइटोसोल में चलती है वो, ना कि साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल ऑर्गेनेल प्रेज़ेंट कहाँ होते हैं? तो हमेशा हम याद रखेंगे वो कहाँ प्रेज़ेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म किसका बना हुआ है? साइटोप्लाज्म इज़ मेड अप ऑफ साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है? दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो सेल ऑर्गेनेल है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? पहला एमेम्ब्रेनस, जिसको हम नॉन मेम्ब्रेनस भी बोल सकते हैं, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन क्या है उसके पास? एब्सेंट है, ठीक है? और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जिसके पास मेम्ब्रेन क्या है? प्रेज़ेंट है, ठीक? तो एमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल के अंदर कौन-कौन से सेल ऑर्गेनेल आते हैं जो जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है? ये डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके वाइवा में भी, तो उस चीज़ का भी ध्यान दिया गया है। प्लस आप रिटन एग्ज़ाम में भी अच्छा लिख पाएँ, प्लस एंट्रेंस में भी अच्छा कर पाएँ। उन सभी चीज़ों पे फ़ोकस करते हुए ये सब सारे फ्लो चार्ट को बनाया जाता है ताकि आपको मेमोराइज़ करने में प्लस एग्ज़ामिनर को समझने में, आपको खुद भी समझने में आसानी हो। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस, ठीक है? जभी भी हम राइबोसोम की बात करते हैं, तो राइबोसोम जो है, वो आपका प्रोकैरियोट में भी प्रेज़ेंट होता है, वो आपका यूकैरियोट में भी प्रेज़ेंट होता है। प्रोकैरियोट में हमेशा क्या आ जाएगा? आपका बैक्टीरिया, है ना? जैसे बैक्टीरिया फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोकैरियोट में हम बैक्टीरिया पढ़ सकते हैं। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, तो वो उसमें राइबोसोम क्या होता है? प्रेज़ेंट होता है। बट वो राइबोसोम कौन-सा होता है? 70S, ठीक है? दूसरा 70S राइबोसोम के बारे में हम लोग और भी जगह डिस्कस करेंगे कि 70S राइबोसोम सिर्फ बैक्टीरिया में ही नहीं पाया जाता, वो क्लोरोप्लास्ट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। जब भी यूकैरियोट की बात करेंगे तो यूकैरियोट में आपका प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है। तो प्लांट और एनिमल दोनों ही यूकैरियोट की कैटेगरी में आते हैं और दोनों में ही कौन-सा राइबोसोम आपका प्रेज़ेंट होता है? एटीएस। यहाँ पर हमें पता है कि राइबोसोम जो है, उसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज, एक स्मॉल। तो जो ये स्मॉल सब यूनिट है, वो आपका क्या है? 70S के केस में 30S जो कि स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट क्या है आपका? 50S। जब भी हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो 40S या हम कभी-कभी 45S भी पढ़ते हैं या फिर 60S, ठीक है? तो ये लार्ज सब यूनिट है और ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है? ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है और ये आपका लार्ज सब यूनिट है, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा राइबोसोम हमेशा लार्ज और स्मॉल सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में डिटेल में, तो हम आपको बताएँगे कि राइबोसोम जो है या किसी भी सेल ऑर्गेनेल के लिए जो हम टेक्नीक यूज़ करते हैं कि अगर हमें सेल ऑर्गेनेल को, जितने भी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल प्रेज़ेंट है, इनको अगर हमें देखना है, तो हम उसके लिए कौन-सा टेक्नीक यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्नीक है जिसके अंदर लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में सेंट्रीफ्यूज हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पर अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि अगर सेल ऑर्गेनेल को आइडेंटिफाई करना हो, तो हम कौन-सा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन भी कई टाइप के होते हैं। आपने अगर मिल्सन-स्टेल एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, वहाँ पे भी आपने सेंट्रीफ्यूगेशन देखा है, आपने हर्षे एंड चेज़ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, वहाँ पर भी आपने सेंट्रीफ्यूगेशन देखा है। आप क्लास 12 से उसको देखते आ रहे हैं, लेकिन आपने फ़ोकस नहीं किया, उसको ध्यान नहीं दिया है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में भी कई टाइप के सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं, जैसे आपने वहाँ पर हर्षे एंड चेज़ और मिल्सन एक्सपेरिमेंट में आपने जो पढ़ा है वो है डेंसिटी ग्रेडिएंट। डेंसिटी पे बेस्ड है कि अगर हेवी पार्टिकल है तो वो नीचे रहेगा, लार्ज है तो नीचे रहेगा और अगर स्मॉल है तो वो ऊपर की तरफ रहेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम अगर हमसे पूछा जाएगा कि सेल ऑर्गेनेल के लिए कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम यूज करते हैं। ये बात हमें याद रखनी है और ये कई बार पूछा भी गया है। बाद में हम ये चीज डिस्कस करेंगे, जो राइबोसोम है उसमें 70 है, अगर हम 30 और 50 को जोड़ते हैं, इस लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को, तो हम काउंट करते हैं तो 80 आएगा और यहाँ पर आपका 100 आएगा। तो ये कैसे 80S और कैसे 70S है, ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इस चीज को प्रूव किया गया है, सेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो हम लोग उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे, जब हम राइबोसोम पे आएंगे तो हम आपको पूरा बताएंगे इस चीज को। मुझे लगता है अभी तक डाउट भी होगा आपको ये चीज, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है, ठीक? जब हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं, और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंस है, तो हमने आपको वहाँ डिस्कस किया था कि सेंट्रोसोम की जब भी बात करते हैं, तो अगर आपने कभी सेल साइकिल बनाया है, तो हमेशा हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है? ये मूव करता हुआ यहाँ आता है, ठीक है? ये क्या है? आपका सेंट्रोसोम है, ठीक है? ये सेंट्रियोल, आप इसी को बाद में बोलते हो कि ये सेंट्रियोल है, ठीक है? तो सेंट्रोसोम आपका फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर, फिर वो मिल करके क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम
आपका सेंट्रियोल। फिर सेंट्रियोल जो है वो किससे मिलकर के बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर, ये सभी चीजें आगे चल के ये क्या करेगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जो हमको क्रोमोसोम को अटैच करने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है? तो मैंने आपको बताया भी था कि सेंट्रोसोम जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा सिर्फ़ और केवल एनिमल में प्रेज़ेंट होता है। मतलब ये एक डिफ़रेंस में हमको आराम से मिल सकता है कि एनिमल में पाया जाने वाला जो है वो आपका सेंट्रोसोम है। अगर राइबोसोम की बात करें तो ये प्रो में भी है, यू में भी है, दोनों में है। लेकिन सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनिमल के केस में प्रेज़ेंट होता है, प्लांट में भी एब्सेंट होता है। ठीक है? प्रोकैरियोट की तो बात ही नहीं। तो ये जो सेंट्रोसोम है वो 2 तरह का होता है, एक प्रॉक्सिमल होता है, एक डिस्टल होता है। इन दोनों का ही फंक्शन अपना-अपना है, इन दोनों को ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेंट्रो और ये प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल, तो आपको यहाँ पर प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, डिस्टल का मतलब होता है दूर। ठीक है? तो 2 तरह के सेंट्रियोल्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल, जिसका रोल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है? डार्क डेंस जैसा पार्ट होता है, तो उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाया जाता है। तो हमें ए मेम्ब्रेनस में ये पता चला कि कौन-कौन से सेल ऑर्गेनेल आते हैं, राइबोसोम आता है, सेंट्रोसोम आता है, न्यूक्लियोलस आता है। ठीक है? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कौन-कौन से हैं, मतलब जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है? तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल में आपका क्या आता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मैंने आपको कहा था कुछ ट्रिपल मेम्ब्रेन भी होते हैं। तो ट्रिपल मेम्ब्रेन में अगर हम बोलना चाहेंगे तो प्लास्टिड को बोलते हैं हम कि ये ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंड है। वो हम बाद में आपको बताएंगे कि वो ट्रिपल मेम्ब्रेन क्यों है। ठीक है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है उसमें आपका ईआर आता है। ईआर भी 2 टाइप के आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैक्यूल्स जो कि हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, लगता है कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट में वेल डेवलप पाया जाता है वैक्यूल, और एनिमल में भी होता है ये भी। ये है कि एनिमल में सिर्फ स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए हम उसका जिक्र नहीं करते हैं, और कितने टाइप के वैक्यूल्स होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, माइक्रोबॉडीज, ये सारे के सारे क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है? तो आपको जब भी सिंगल मेम्ब्रेन पूछ रहा है तो आप इन सभी एग्जांपल्स को याद रखेंगे। अगर आपसे डबल मेम्ब्रेन पूछ रहा है तो आप डबल वाले को याद रखेंगे। अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंट्रेंस पे या फिर कहीं भी ट्रिपल मेम्ब्रेन के बारे में जिक्र किया गया है। पर प्लास्टिड जो है, जब भी हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो उसमें ट्रिपल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां आउटर और इनर मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन अगर आपको याद होगा प्लास्टिड के ये आप क्या बनाते हो? ग्रेना, और ग्रेना की जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है उसको हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्या है? एक तो आपने बनाया आउटर मेम्ब्रेन, और एक ये क्या है? आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है? आपकी इनर मेम्ब्रेन, राइट? लेकिन आप ये जो ग्रेना आपने बनाया है, ग्रेना, इस ग्रेना की जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये अगर हम टोटल काउंट करें तो यहाँ पर हमें 1, 2 और 3, मतलब ट्रिपल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल अगर कभी पूछता है तो आप क्या बता सकते हैं? प्लास्टिड के बारे में बता सकते हैं। ठीक है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जब भी पढ़ेंगे तो वो ट्रिपल मेम्ब्रेनस है। ठीक। दूसरी बात कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपका पूछा गया था, अभी जो एआरएस का भी एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के एग्जाम्पल बता दीजिए। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के एग्जाम्पल में हमेशा हमको माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तो याद रहता है, लेकिन एक और सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वो है न्यूक्लियस। हम हमेशा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम हमेशा बनाते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है कि नहीं? आप बीच में ये क्या है? ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर इसी को न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से बुलाते हैं, और ये जो बीच में आपको पोर जैसा दिख रहा है ये न्यूक्लियर पोर है। ठीक है? तो न्यूक्लियस में भी क्या है? एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। तो ये भी तो आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो एआरएस के एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर थे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी था, प्लास्टिड भी था, प्लस न्यूक्लियस भी था। तो हमें ये बात क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियस में आप स्ट्रक्चर भी देख लो, न्यूक्लियस में आउटर इनर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, तो इसका मतलब कि वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में ही आएगा। ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? एम्प्टी डीएनए होता है, एम्प्टी डीएनए, और इसके पास सीटीडीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड एक ऐसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है। सेमी ऑटोनॉमस कहने का मतलब कि जिसके पास डीएनए खुद का भी है। न्यूक्लियस में तो डीएनए है ही, ठीक है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के फॉर्म में तो डीएनए प्रेजेंट ही है, लेकिन इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सभी आपका सेल ऑर्गेनेल
जो साइटोप्लाज्म में है, इनके पास खुद का भी डीएनए है। लेकिन उस खुद के डीएनए का नाम हमने एम्प्टी डीएनए और ctDNA पढ़ा। एम्प्टी डीएनए का रोल पूरा का पूरा आपको मिलता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब कि जब एटीपी की सिंथेसिस होती है, दोनों ही एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इनको एक और सेल ऑर्गेनेल का नाम बोला जाता है। ये एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेल ऑर्गेनेल है, एनर्जी को ट्रांसड्यूस करने वाले सेल ऑर्गेनेल है। ये जो एम्प्टी डीएनए या फिर ctDNA है, इसका अगर लुक आप देखें तो कैसा दिखेगा आपको? क्लोज सर्कुलर डीएनए। बट अगर अपनी बात करते हैं, जो न्यूक्लियस में जो डीएनए है, ये जो न्यूक्लियस में डीएनए है वो हमारा क्या है? क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक है। लेकिन एक्चुअल में ये डीएनए क्या है? हमारा लीनियर डीएनए है ना? तो लीनियर को हेलिकल में कन्वर्ट करके उसको कॉम्प्लेक्स करके क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना करके हमने कहाँ पैक कर दिया है? न्यूक्लियस में। क्योंकि न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी थी, इसलिए हमें डीएनए को क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो आपका एम्प्टी डीएनए या ctDNA है, वो आपका कैसा दिखता है? डबल स्टैंडर्ड तो है, लेकिन ये क्लोज सर्कुलर है, पूरी तरह से क्लोज है, कहीं से खुला नहीं है। क्योंकि अगर आप लीनियर डीएनए की बात करिए तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट? ये खुला हुआ है, ओपन है। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं से ओपन नहीं दिख रहा है, इसलिए आपने क्लोज्ड कहा। सर्कुलर इसलिए कह रहे हो क्योंकि सर्कल में है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो कह ही रहे हो क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है? लेकिन ये जो डीएनए है, ये बिल्कुल सिमिलर है प्रोकैरियोटिक डीएनए से, क्योंकि प्रोकैरियोट का डीएनए भी क्या होता है? क्लोज सर्कुलर ही होता है, ठीक है? तो आपसे ये भी क्वेश्चन एआरएस में पूछा गया था इस बार, कि जो क्लोज सर्कुलर डीएनए है वो किसके जैसा दिखता है? तो वहां पर ऑप्शन में दिया था प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, ठीक है? तो वहां ऑप्शन में बैक्टीरिया दिया होता। तो आपको एक एक बात क्लियर होनी चाहिए कि एम्प्टी डीएनए का रोल कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रोल हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी सिंथेज, जो एटीपी बनाती है उसके प्रोडक्शन में एम्प्टी डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एम्प्टी डीएनए के बहुत टाइप होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है उसके कई टाइप होते हैं। तो उसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है, हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे। ctDNA की जब भी बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, एम्प्टी डीएनए एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, तो ये भी एक डिफरेंस है। तो हमें याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या सिमिलरिटी है, और अगर किसी ने पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या डिफरेंस है, तो भी हमें याद रखना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में सिमिलरिटी है, ये तीन दोनों के पास जो राइबोसोम होता है वो 70s राइबोसोम होता है, ठीक है? इनके पास 80s राइबोसोम नहीं होता है, पहला। दूसरा कि इनका जो डीएनए होता है वो क्लोज सर्कुलर होता है, बिल्कुल प्रोकैरियोट के जैसा। इनके डीएनए को क्या कहते हो और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, एनर्जी को ट्रांसड्यूस करने वाले सेल ऑर्गेनेल है। दूसरी बात कि हमें अगर किसी ने कभी डिफरेंस पूछ लिया, बाय द वे अगर कभी किसी ने डिफरेंस पूछा, तो आप क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और आपको प्लास्टिड में सिमिलरिटी तो मिल गई, है ना? लेकिन डिफरेंस में क्या है कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो उस आप सॉरी, इसको मैं इरेज करती हूँ क्योंकि हमें इसको फोल्डेड फॉर्म में बनाना होगा, ठीक है? हम इसको फोल्डेड फॉर्म में बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो ये एक तो और है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है? ठीक, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स। और हमें पता है टीसीए साइकिल कहाँ रन होती है? ये आपका मैट्रिक्स में रन होती है, ठीक है? तो मैट्रिक्स में आप हमेशा याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड मटेरियल, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? लिपिड मटेरियल। और जब हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड में भी आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पर आपका क्या है? ग्रेना। और ठीक, और यहाँ पर हम उसके लिक्विड मटेरियल को क्या कहते हैं? दूसरा नाम देंगे इसके, लिक्विड मटेरियल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है? स्ट्रोमा में आपका कौन सा रिएक्शन चलता है? डार्क रिएक्शन चलता है, ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखना है कि स्ट्रोमा जो है वो लिक्विड मटेरियल है। और अगर ये ग्रेना की बात करें तो ग्रेना के अंदर, अभी आपने पढ़ा कि जो ग्रेना के बाहर की मेम्ब्रेन है उसको आप थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहते हो, ठीक है? ट्रिपल मेम्ब्रेन इसीलिए उसको बोला जा सकता है। और ये इनर इनर और आउटर मेम्ब्रेन तो है ही, ठीक है? अंदर के लिक्विड मटेरियल को हम इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड मटेरियल इसका कहलाता है आपका ल्यूमेन। तो हमेशा याद रखेंगे ल्यूमेन और स्ट्रोमा इज अ लिक्विड मटेरियल ऑफ प्लास्टिड, एंड लिक्विड मटेरियल मैट्रिक्स किसका है? हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये दोनों डिफरेंस है, सिमिलरिटी, ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस है, दोनों ही एनर्जी को ट्रांसड्यूस करने वाले सेल ऑर्गेनेल है, दोनों के ही पास 70s राइबोसोम है। तो ये सिमिलरिटी प्लस डिफरेंस आपको मिल गया। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने डिस्कस किया है कई बार, न्यूक्लियस की डिटेल भी हम लोगों ने पढ़ा है, आप नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हो।
प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड कई टाइप का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो हम डायरेक्ट बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसे नहीं बोलना है, हमें पता होना चाहिए कि वो टाइप में आता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर आपको देगा, राइट? ग्रीन कलर देगा। क्रोमोप्लास्ट, फिर उसके बाद होता है ल्यूको। ल्यूको का मतलब जैसे आप ल्यूकोसाइड बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइड का क्या मतलब होता है? ल्यूको मतलब कि जो व्हाइट हो, मतलब जैसे WBC आप ल्यूकोसाइड बोलते हैं। यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट है, मतलब कि दो ऐसे सेल जो प्लास्टिड है, दो ऐसे टाइप है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, जो कि पिगमेंट की तरह वर्क करते हैं, कि पिगमेंट मॉलिक्यूल की तरह। लेकिन जो ल्यूकोसाइट है, वो आपका पिगमेंट नहीं देता है। इसका मतलब ये फालतू तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ इसका भी काम होगा। तो ये एक्चुअल में क्या करता है? स्टोरेज करता है, ठीक है, स्टोरेज करने का काम करता है। वो क्या स्टोर करता है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये अपना ल्यूको जो प्लास्ट है, ये स्टोर करता है क्या क्या? आप देखोगे आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा, फैट को स्टोर करेगा। तो इन सभी चीज को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का स्टोरेज करने के लिए कौन है? आपका ल्यूकोप्लास्ट। अब ये इनमें से कौन आपका आपका लिपिड को स्टोर करेगा, कौन आपका ऐसा होगा जो कार्बोहाइड्रेट को करेगा, कौन ऐसा होगा जो प्रोटीन को करेगा, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो अमाइलोप्लास्ट है और एक होता है, इसके टाइप में अगर पढ़ोगे तो अमाइलोप्लास्ट, एक एलियोप्लास्ट और एक इडियोप्लास्ट है। तो इनमें से हमें डिटेल में पढ़ना है कि एक जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए, एक जो है स्टार्च के लिए और एक प्रोटीन के लिए है। तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये सब में से कौन सा स्टार्च के लिए, कौन सा प्रोटीन के लिए, कौन सा फैट के लिए। वैसे हमेशा याद रखिएगा, ये स्टार्च के लिए है, ये आपका प्रोटीन के लिए है और ये आपका इलियोप्लास्ट जो है वो आपका फैट के लिए है। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सारे क्या है, इनके टाइप क्या है। होप आपको वीडियो समझ आया होगा। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि सेल ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होने के साथ साथ ये कितने टाइप का होता है। इतना ही पोर्शन जो आपको अभी पढ़ाया गया है, इससे कई बार कई इंटरेस्ट में सोचो आपको क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, ARS तक में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसका मतलब नेट में अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें लगता है कि इस तरह से पढ़ना भी चाहिए, और रिटन एग्जाम में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोनों में आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो होप आपने अपनी नोट्स बनाई होगी, नोट्स आप लिख रहे होंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो रही होगी। मैं जैसे-जैसे पढ़ाती जाती हूँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताती हूँ, तो आपको मैंने इसीलिए हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है कि आप नोट लेकर के, अपनी नोट्स लेकर के बैठें। उसमें रफली ही लिखें कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाए जो आपको लिखा हुआ ना यहाँ पर मिले। इसीलिए कहा जाता है कि आप पूरी तरह से फोकस होकर के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जहां पर भी प्रॉब्लम होगी आप डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तुरंत ही इसके बाद अब जो वीडियो आएगा वो होगा साइटोस्केलेटन के बारे में, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन है। तो हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।